बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें मुकर्रर हो गई हैं। ये चुनाव अक्टूबर और नवंबर में होने को है और इसी समय बिहार के सियासती समीकरणों के कई हलचल देखने को मिल रहे हैं। एक और जहां बीजेपी के केंद्रीय आलाकमान बिहार में नीतीश कुमार को एनडीए का प्रत्याशी मान चुकी है और उन्हें बतौर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश कर रही है, तो दूसरी ओर बिहार में एनडीए के दो प्रमुख धड़े लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के रिश्तों में कड़वाहट की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। हालांकि चुनाव के तारीखों के तय होने के बाद बिहार में विपक्ष के कई प्रमुख पार्टियों ने कोरोना की वजह से चुनाव को पोस्टपोन करने की मांग की थी। वहीं एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी के भी इस मांग में सहमति देने के कारण पार्टी ने कई सवाल उठाए थे। जो विपक्ष की पार्टी है, जो एनडीए की पार्टी है, पिछले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच मनमुटाव की खबरें भी आ रही हैं। और जब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को अपने सहयोगी दल के रूप में शामिल करने की बात कही, तब लोक जनशक्ति पार्टी ने आगामी बिहार चुनाव को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ 143 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी कर दी। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? नहीं आ रहा है तो और आगे सुनिए। विपक्ष के महागठबंधन से जीतन राम मांझी की पार्टी का अलग होना विपक्ष को कुछ कमजोर तो करता ही है, लेकिन फिलहाल एनडीए में भी हालत बहुत अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव के राजनीतिक समीकरणों और हालातों पर नजर रखते हुए आज हम आपको तफसील से बताने वाले हैं कि बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात क्या हैं और इन समीकरणों को देखते हुए आगे क्या हालात हो सकते हैं बिहार में। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। परिचय हो गया, अब आगे की बात पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच के संबंधों को। लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार में दलित और आदिवासियों के हितैषी पार्टी के रूप में देखा जाता है और इसी वजह से एनडीए के प्रमुख धड़े के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी को शामिल भी किया गया था। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में एनडीए के साथ एक लंबे समय से जुड़ी हुई है। जब जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ थे, तब भी लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी के साथ पूरी मजबूती से खड़ी हुई थी, वो चाहे राज्य हो या फिर केंद्र। लेकिन मौजूदा समय में एनडीए के यह दो धड़े आपस में एकजुट नहीं दिख रहे हैं। ये वाकया शुरू होता है जब लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार सरकार को कोरोना के मरीजों की जांच बढ़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन उसी बीच जनता दल यूनाइटेड के नेता चिराग पासवान को कालिदास की संज्ञा दे देते हैं और कहते हैं कि चिराग पासवान कालिदास की तरह बर्ताव कर रहे हैं, जो जिस डाल पर बैठा होता है उसे ही काट रहा होता है। ये बात भी पुरानी नहीं हुई थी जब चिराग पासवान ने दलितों को नौकरी देने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा और कई मुद्दों पर सरकार की आलोचना भी की। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने इस बारे में कुछ खास नहीं कहा, लेकिन उनके मंत्री समय समय पर चिराग पासवान और उनकी पार्टी की आलोचना करते रहते हैं, जो कि आपको बिहार में देखने को मिल भी जाता है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी संख्या दल के मामले में एनडीए का सबसे कमजोर धड़ा है, लेकिन विधानसभा के मामले को अलग अलग तरीकों से अगर देखा जाए तो लोक जनशक्ति पार्टी की 6 सीटें हैं और वर्तमान की कैबिनेट में लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान मंत्री भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नजर से देखें तो लोक जनशक्ति पार्टी उनके लिए बिहार में दलितों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इस सियासी समीकरण में तब उथल पुथल वाली घटना हुई जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को जनता दल यूनाइटेड के सहयोगी पार्टी के रूप में शामिल कर लिया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी है, उसे भी बिहार में दलितों के हितैषी पार्टी के रूप में देखा जाता है। अब आपको बताते हैं कि जेडीयू की नई सहयोगी पार्टी हम यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच के संबंध कैसे हैं? इसका जवाब है संबंध कतई अच्छे नहीं है। उदाहरण तब मिलता है जब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान को आड़े हाथों लेते हुए उन पर तंज कसते हैं कि वे आदिवासी और दलित हितैषी होने का नाटक करते हैं, ढोंग रचते हैं। हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी की विधानसभा के सीटों की बात करें तो वह लोक जनशक्ति पार्टी की सीटों से एक कम है। एक और जहां लोक जनशक्ति पार्टी को विधानसभा में 2 सीटें मिली हैं, वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास एक ही सीट है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी की पार्टी का जनता दल यूनाइटेड के साथ शामिल होना एनडीए के सीटों में बहुत बड़ा परिवर्तन कदम तो साबित होता नहीं दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। सीटों के समीकरण के अलावा अगर हम बात करें तो एक पुरानी कहावत याद आती है
कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते। एनडीए को अगर मयान माने और इन दोनों दलित हितैषी पार्टियों को तलवार, तो यहाँ मामला बहुत हद तक एक जैसा है। लेकिन इसमें बड़ा अंतर इतना है कि अभी एनडीए के खेमे में औपचारिक तौर से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को नहीं जोड़ा गया है। बिहार में एक और बड़े नेता हैं जो जन अधिकार पार्टी के नेता हैं, जिनका नाम पप्पू यादव है। आजकल घूम घूम के बहुत काम कर रहे हैं। जीतन राम मांझी के महागठबंधन के खेमे को छोड़कर एनडीए में शामिल होने की बात पर उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी अपने अपमान को बुलाकर नीतीश कुमार के साथ मिल गए हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था, उनकी कुर्सी छीन ली थी। और इस परिस्थिति में मांझी जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर अपने आत्म स्वाभिमान से भी समझौता कर रहे हैं। यहाँ तक हमने आपको बताया कि एनडीए के खेमे में क्या सियासी उतार चढ़ाव हो रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी इस बाबत क्या कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में फिलहाल अपने साख के लिए लड़ रही है और साथ में एनडीए दल में बीजेपी के सबसे भरोसेमंद साथी होने की बात कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष ए.के. वाजपेयी कहते हैं कि हम बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी दल हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ तब भी थे जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री बन चुके थे। लोक जनशक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष की इस बात से हम कह सकते हैं कि इस पार्टी का मनमुटाव किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन महज एक दिन पहले दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी कार्यकारिणी समिति दल की बैठक होती है, जहां पर कुछ ऐसा फैसला किया जाता है जो सीधे तौर पर जनता दल यूनाइटेड के मुखर विरोध के रूप में सामने आता है। उस पर तंज कसता हुआ लगता है। इस बैठक में फैसला लिया जाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी कुल 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। इन 143 सीटों में उनका सीधा सामना जनता दल यूनाइटेड के साथ होगा। इस बात की जानकारी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता राजू तिवारी ने दी है। मौजूदा समय में अगर लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव में 42 सीटों पर लड़ रही लोक जनशक्ति पार्टी को महज 2 सीटें मिले थे, जो कि चिंता का विषय है। और ऐसी स्थिति में एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी दल के साथ सीधा सामना करना उनके लिए राजनीतिक तौर पर तो कहीं से भी हितकारी साबित नहीं होता। लोक जनशक्ति पार्टी के साथ यह भी संभावना नहीं है कि वह एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बिहार में कार्यकारिणी अध्यक्ष अशोक राम ने पहले ही कह दिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी को महागठबंधन में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले से ही विधानसभा सीटों का आवंटन हो चुका है। ऐसे में किसी और पार्टी का आना तय नहीं हो सकता है। वहीं एनडीए के खेमे में आपसी सुलह कराने का सबसे बड़ा जिम्मा अब भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर आता है। बिहार के राजनीतिक हालात को देखते हुए फिलहाल भाजपा ने इस विषय में कोई टीका टिप्पणी करने से खुद को अलग रखा है, लेकिन उसकी कोशिश यही रहेगी कि एनडीए के दोनों सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ रहें, ताकि राज्य और केंद्र में सामंजस्य बना रहे और किसी भी तरीके की कोई परेशानी सामने न आए। बिहार के सियासी हालातों को देखते हुए बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक अगले सप्ताह में होने वाली है। यहाँ पर बीजेपी की कोशिश रहेगी कि लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सुलह किसी भी तरीके से कराया जा सके। साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी को समझाया जाए कि वो जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ सीधे तौर पर मैदान में उतरने से परहेज करे, कोशिश करे। यह तो थी बिहार में एनडीए की स्थिति, लेकिन चुनाव का विश्लेषण तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हम विपक्ष की बात नहीं कर लेते। तो आइए अब विपक्ष की तरफ भी नजर डालते हैं। विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। महागठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव का चेहरा सबसे आगे रखा गया है और इस बार उनकी तरफ से नारा दिया गया है, नई सोच, नया बिहार, युवा सरकार अब की बार, ये नारा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि युवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की ओर से। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल संख्या बल के मामले में बिहार की सबसे मजबूत पार्टी है, लेकिन अगर कांग्रेस की स्थिति इस बार के चुनाव में सुधरती है तो पासा महागठबंधन की तरफ भी पलट सकता है। लेकिन जैसा कि पूरे देश को पता है कि कांग्रेस की आला कमान में कुशल नेतृत्व की क्षमता का अभाव है, इसी के साथ इस संगठन में शक्ति का अभाव भी नजर आता है। तो अभी कहना मुश्किल है कि कांग्रेस के हालात सुधरेंगे या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि आगामी बिहार चुनाव में परिस्थितियों के अप्रत्याशित रूप से बदलने के आसार तो कम ही दिखाई देते हैं। अब देखना होगा कि आने वाला समय क्या कुछ दिखाता है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे। आखिर में फिर वही आग्रह, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारे काम करने के तरीके पसंद आते हैं, तो हमें समर्थन दें,
समर्थन के रूप में सिर्फ इतना ही चाहिए कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पेज पे लाइक का बटन है उसे भी दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते।